आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं बेताबी तेरे इश्क की अंतिम भाग। आज बेताबी का सफ़र पूरा होने जा रहा है दोस्तों। आप जिस तरह से साथ रहे आपके बहुत बहुत आभारी हैं हम। हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो चैनल के शुरुआत से ही साथ हैं और अपनी समीक्षा देना नहीं भूलते, और हम उन्हें नहीं भूलते हैं। आप सभी के नाम अच्छे से जहन में बैठे हुए हैं, बिना देखे ही एक छवि बनी हुई है मन में, और बहुत रिस्पेक्ट भी है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कहानी को शुरू भाग से लेकर आखिरी भाग तक देख लेते हैं, लेकिन एक ज़रा सा लाइक करना भी उनके बस में नहीं होता। उन लोगों से कहना चाहते हैं कि बहुत मेहनत लगती है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है, बल्कि जिस तरह से हम दिन रात मेहनत में लगे रहते हैं उस तरह से फल नहीं मिल रहा हमको। काम करने का ऐसे मन नहीं होता है, बस अपने लॉयल सब्सक्राइबर्स के लिए मन उठा लेते हैं हर रोज़। व्यूज़ बहुत कम रह जाते हैं और लाइक्स तो बस 1000-1200 लोगों में से 100 लोगों को ही किसी के काम की कदर है। कदर कीजिए जनाब, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि आगे काम करते रहने का मन बना रहे। तो चलिए फिर अपनी मंजिल की ओर। सावित्री भार्गव जो पूरे वाक़ये के दौरान चुप रही थी और घर आकर भी अब तक कुछ नहीं बोली थी, उन्होंने युवराज का हाथ पकड़ा और अपने सामने ले आई। युवराज उनके पैरों के पास ज़मीन पर बैठ गया। क्या हुआ युवराज, अब आप कुछ नहीं कहेंगे? सावित्री जी ने कहा। मैंने अपना निर्णय बहुत पहले ही ले लिया था दादी माँ। अगर आज बात श्रद्धा के चरित्र पर नहीं आती तो मैं उचित समय की प्रतीक्षा में था। उनकी कोई गलती नहीं। अरुण्या जी ने जो भी दोषारोपण किए उनमें आधे प्रतिशत की भी सच्चाई नहीं थी। वो निश्छल और निर्दोष हैं। मेरा आवेश में आना मेरी भूल हो सकती है, लेकिन श्री जी को जीवन संगनी बनाना ये मेरी भूल नहीं, ये मेरे जीवन का सत्य है। युवराज ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखी। सावित्री भार्गव ने अपने पति की ओर देखकर कहा, भार्गव कभी भी अपने दिए वचन से पीछे नहीं हटते। युवराज ने सबके सामने जिसे अपने जीवन संगनी माना है उसे हम स्वीकार करते हैं। सावित्री भार्गव के शब्दों का ऐसा असर हुआ कि पूरा परिवार मानो सदमे में चला गया। ये आप क्या कह रही हैं माँ? ऐसा नहीं हो सकता। अलका भार्गव इससे ज़्यादा कुछ बोल पाती, इसके पहले ही एक मजबूत आवाज़ उभरी। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ये दमन आवाज़ सत्यप्रकाश भार्गव की थी। बैठक में सन्नाटा पसर गया। किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। सत्यप्रकाश भार्गव अपनी जगह पर उठ खड़े हुए और बोलना शुरू किया। हमें इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं। युवराज ने पहले ही दिन विवाह ना करने का कारण बताया था, साथ ही किसी लड़की का जिक्र भी किया था। तो क्या तभी ये तय नहीं हो गया था कि वो कन्या किसी भी कुल जात की होगी, भार्गव परिवार के सदस्य बनेगी, वो किसी भी पृष्ठभूमि की होगी, सबको स्वीकार्य होगा। युवराज उनके अलावा किसी को भी अपनाने से इनकार कर चुके हैं, तो हम युवराज पर कोई दबाव नहीं डाल सकते। हमें उस कन्या में कोई कमी नज़र नहीं आती। वो साधारण परिवार से हैं, लेकिन पढ़ी लिखी और गुणी हैं। और रही संस्कारों की बात, तो उस परिवार को इतना तो हम जान ही चुके हैं। कन्या किसी भी कुल की हो, जब वो हमारे परिवार में आएगी तो हमारे कुल की होगी, हमारे कुल का वंश आगे बढ़ाएगी, वो हमारे संस्कार सीखेगी। जहाँ तक बात अरुण्या वशिष्ठ की है, आज जिस तरह का व्यवहार उन्होंने किया वो अच्छे संस्कारों में नहीं आते। वो उच्च कुल और श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार से संबंध रखती हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से उन्होंने युवराज से विवाद किया, जिस प्रकार से एक कन्या के संबंध में बातें की, वो हमारे परिवार के संस्कारों से मेल नहीं खाते। संजय, उस कन्या के घर में संदेश भिजवा दीजिए। जल्द से जल्द किसी शुभ मुहूर्त पर हम अपनी बहू को लेने आएंगे। पूरे विधि के साथ युवराज और श्रद्धा का विवाह होगा। पूरे मान सम्मान के साथ उनका भार्गव निवास में गृह प्रवेश किया जाएगा। संजय ये सुनकर अत्यधिक उत्साह से भर गया। जी जी दादाजी, मैं आज ही यादव परिवार के पास ये संदेश पहुंचा देता हूँ। संजय युवराज के गले लग गया और उसके कान में धीरे से बोला, पंडित बे, ये तो कमाल हो गया। बधाई हो तुम्हें। तुम्हारी बेताबी और तुम्हारा इंतज़ार खत्म होने वाला है। युवराज खुल के मुस्कुरा दिया। सावित्री भार्गव शालिनी भार्गव से बोली, शालिनी, आपकी बहू लाखों में एक है। इतने दिनों से उसे जानते हैं हम सब। हमें यकीन है कि वो आपको निराश नहीं करेंगी। बस आप इसे खुले मन से स्वीकार करें। शालिनी भार्गव असमंजस्य में थी, लेकिन सत्य प्रकाश भार्गव का निर्णय अंतिम था।
उलझनों के बावजूद भी शालिनी भार्गव ने अपनी सास की बात मान ली। बाकी सदस्यों को भी यही हाल था। भोर का समय था, सुबह के 5 बज रहे थे। टैक्सी उस दरवाजे पर रुकी तो रतन ने श्री को संभाल कर उतारा। श्री जैसे सुध-बुध खो चुकी थी। रतन, तनु और राशि भी घबराई हुई सी थी। इतनी सुबह मोहल्ले में कोई जागा नहीं था, इस बात की राहत थी। राशि ने भागकर दरवाज़ा खोला और रतन श्री को थामे हुए अंदर ले आई। प्रेम और पुष्पा जी कमरे में आराम कर रहे थे, लेकिन मुख्य दरवाज़ा आज खुला छोड़ रखा था। घर का दरवाज़ा खोलकर जब चारों बहनें अंदर आई तो सबसे पहले बुआ जी की नज़रें चारों पर पड़ी। श्री के माथे का सिंदूर और उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर बुआ जी की आंखें फटी रह गई। रतन ने श्री को संभालकर सोफे पर बिठाया और तनु भागकर पानी ले आई। पहले की बात होती तो बुआ जी जाने क्या कर चुकी होती, लेकिन आज वो चुपचाप हैरानी से श्री को देखती रही। थोड़ी देर में उन्होंने जाकर प्रेम और पुष्पा जी को आवाज़ दी तो वो दोनों बाहर आए। सामने सोफे पर श्री बैठी थी। लाल सिंदूर उसके माथे की शोभा बढ़ा रहा था। गुलाबी और लाल लहंगे में श्री एकदम दुल्हन नजर आ रही थी। पुष्पा जी कुछ पल उसे देखती रही। उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकल पाया। बहुत कठिनाई से, बहुत धीमी आवाज़ में उन्होंने श्री से पूछा, बाबू, ये का है? का हुआ तुमको? पुष्पा जी थरथराने लगी थी। श्री ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सर झुकाए बैठी रही। पुष्पा जी ने तीनों बहनों की तरफ रुख किया और कठोर आवाज़ में पूछा, हम कुछ पूछ रहे हैं, का हुआ ये सब? तुम सब तो विदाई तक रुकने वाली थी, तो श्री ऐसे काहे घर आई है? का हुआ है, का क्या है ये सब? रतन ने अटक अटक कर जवाब दिया, मम्मी, वो युवराज सर ने श्रीदी से शादी कर ली। प्रेम और पुष्पा जी पर मानो कठोर प्रहार हुआ हो। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो क्या प्रतिक्रिया दें। राशि और तनु ने पूरा वाकया कह सुनाया तो प्रेम जी सर पर हाथ रखकर बैठ गए। पुष्पा जी ने श्री को गले लगाया तो श्री फूट फूट कर रो पड़ी। यादव परिवार का माहौल भी भार्गव परिवार से ज़्यादा अलग नहीं था। यादव परिवार ज़्यादा चिंतित था। पुष्पा जी बहुत घबराई हुई थी तो प्रेम जी बहुत ही परेशान थे। युवराज के स्थान पर किसी और लड़के ने यह हरकत की होती तो अब तक प्रेम जी उसकी जान भी ले चुके होते शायद। लेकिन युवराज का नाम सुनकर वो परेशान से बैठे थे। बुआ जी उस दिन की घटना के बाद से कोई भी चुपती हुई बात नहीं करती थी, लेकिन आज की घटना ने उन्हें भी विचलित कर दिया था। यही बात का डर था हमको दुल्हन। ऐसे ही हम कहते थे कि ये लड़की लोग के इतना माथा पर मत चढ़ाओ। पहले से ही श्रद्धा का नाम का साथ बदनामी जोड़ा गया है और अब तक इसका जिंदगी खराब हो गया। पौजे की बात में व्यंग्य नहीं था, लेकिन उनकी बातें रतन को बुरी लगी। ये आप कैसे कह सकती हैं बुआ दादी? हो सकता है कि श्रीदी की ज़िंदगी संवर गई हो। क्या पता श्रीदी की किस्मत में युवराज भार्गव ही लिखे गए हैं। वो ऐसे वैसे इंसान नहीं हैं। उन्होंने श्रीदी को पूरे समाज के सामने अपनी पत्नी घोषित किया है। मेरा मन कहता है कि श्रीदी को उनसे बेहतर जीवन साथी नहीं मिल सकता। रतन की बात सुनकर सभी सोच में पड़ गए, लेकिन फिर भी युवराज भार्गव से रिश्ता, ये आम से परिवार के हजम करने लायक बात नहीं थी। यादव परिवार में मातम सा माहौल था। श्री अपने कमरे में गुमसुम सी बैठी थी। रतन को स्कूल जाना था, वो असमय छुट्टी नहीं कर सकती थी। राशि और तनु का मन नहीं था, इसीलिए वो दोनों घर पर ही रुकी। प्रेम जी अपने कमरे में थे। पुष्पा जी ने रतन को लंच थमाते हुए कहा, आज मत जाओ ना रतन, हो सकता है कि श्री तुमसे अपना दिल का बात कहे। हमरा से तो कुछ नहीं बोल रही। मम्मी, मैं भी बहुत थक गई हूँ, लेकिन जाना ज़रूरी है। कोशिश करूँगी कि आधे दिन की छुट्टी मिल जाए, रतन ने कहा और अपना बैग उठाकर निकलने लगी। जाते जाते उसने राशि और तनु से कहा, जब तक मैं लौट कर ना आऊँ तुम दोनों श्रीदी के पास ही रहोगी। राशि और तनु ने सर हिला दिया। श्री ने स्कूटी निकाली और सड़क की तरफ निकल गई। रतन के निकलते ही श्री कमरे से बाहर आई। उसके सर पर टॉवल बंधा हुआ था। उसके गालों पर एक दो लट निकल आई थी, जिनसे पानी की बूंदें टपककर उसके गालों को भिगा रही थी। श्री नहा कर निकली थी। उसने एक नज़र सबको देखा और बोली, ओह, रतन चली गई क्या? जाते जाते मुझे भी बुटीक तक छोड़ देती, अब पापा को परेशान होना पड़ेगा। श्री का व्यवहार ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राशि और तनु के साथ पुष्पा जी और बुआ जी भी हैरानी से श्री को देखने लगी। श्री आगे आई और राशि के सर पर हल्के से टपली मारते हुए बोली, बहुत दिन हो गए तुम्हारी बाइक राइड नहीं मिली, तो आज तुम मुझे बुटीक तक छोड़ोगी? राशि कुछ कहती उसके पहले ही पुष्पा जी बोल उठी, बाबू, आज तुम घर पर ही रहोगी और आराम करोगी। मम्मी, मैं घर पर रहकर क्या करूँगी?
ऐसा करती हूँ राशि और तनु को भी अपने साथ ले जाती हूँ, श्री ने सहजता से कहा। तभी प्रेम जी कमरे से बाहर निकलकर बोले, हाँ भाई, रतन धमकी दे के गई है ना, अगर तनु और राशि श्री को अकेली छोड़ी तो रतन ये दोनों का खटिया खड़ी कर देगी। श्री हल्के से मुस्कुरा दी। गमगीन माहौल थोड़ा हल्का हो गया था। पुष्पा जी ने रोकना चाहा। ये क्या कह रहे हैं आप? जाने दीजिए मलकाइन, हमारी बाबू समझदार है, वो अच्छा से जानती है कि उसको क्या करना चाहिए। हम लोग को उस पर भरोसा रखना चाहिए और उसका साथ दे देना चाहिए। प्रेम जी ने पुष्पा जी से कहा तो उनके चेहरे पर पसरी चिंता कम हो गई। श्री जाकर अपने पिता के गले लग गई। ना चाहते हुए भी श्री की आंखों से कुछ बूंदें लुढ़क आई। प्रेम जी ने श्री का सर सहला दिया। उसने अपनी आंखें पोंछी और बोली, थैंक यू पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो, क्योंकि हमारी बाबू लोग दुनिया के सबसे अच्छे बेटी लोग हैं। प्रेम जी ने श्री को लाड करते हुए कहा, वैसे आप तैयार क्यों नहीं हुए? आपको आज मन नहीं है क्या दुकान खोलने का? श्री ने पूछा। देवी मैया, वस्त्र भंडार तो हमारा कर्म भूमि है और गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करते रहना चाहिए और हम तो उनके भक्त हैं। प्रेम जी ने नाटकीय अंदाज में हाथ जोड़ लिए तो श्री हंस पड़ी। बुआ जी प्रेम जी को देखकर नाक पाँव सिकोड़ कर बोली, ये लड़की लोग का कहें, इन लोग का बाप भी ड्रामाबाज है। प्रेम जी ने कहा, तुम लोग जाओ, हम तनी देर से आएंगे, हमको कुछ ज़रूरी काम है। श्री ने ज़्यादा पूछताछ नहीं कि उसने राशि और तनु से कहा, देवी मैया, वस्त्र भंडार की चाबी भी ले लो, आज हम तीनों मिलकर सब संभाल लेंगे। राशि और तनु ने सर हिला दिया और तैयारी करने लगी। थोड़ी देर बाद तीनों बहनें बाइक पर सवार होकर निकल गई। उनके जाने के बाद प्रेम जी के चेहरे पर गंभीरता छा चुकी थी। पुष्पा जी ने प्रेम जी को नाश्ता परोसते हुए कहा, कहा हुआ जी, अभी तो आप ठीक थे, अब परेशान काहे नज़र आ रहे हैं? प्रेम जी ने पुष्पा जी का हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और थोड़ा रुककर बोले, मलकाइन, हम भार्गव निवास जा रहे हैं। पुष्पा जी उनकी बात सुनकर चौंक गई। लेकिन काहे? का कहेंगे आप? हमारा मतलब है कि का करेंगे वहाँ जाकर? अभी तो हमको भी नहीं पता कि का कहेंगे, लेकिन सवाल करने का तो हक है हमारा। युवराज भार्गव हमारे बाबू को पूरा समाज के सामने अपना जीवन संगनी बनाने का बात किए, ये छोटा बात तो है ही नहीं। वो ऐसा काहे किए, का चाहते हैं हम लोग से, ये तो पूछना पड़ेगा ना। लेकिन श्री से बात करना ज़रूरी नहीं लगता आपको? श्री से का पूछें हम, जब हमको पता है कि उसकी मर्जी के बिना युवराज भार्गव उसको। प्रेम जी ने गुस्से का घूंट पीते हुए अपनी बात अधूरी छोड़ दी। पुष्पा जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, जल्दबाजी में या गुस्से में कोई काम नहीं करना चाहिए। अभी हमको भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, शांति दिमाग से तो सोचेंगे तो कोई ना कोई रास्ता दिख जाएगा जी। प्रेम जी कुछ कहते इसके पहले ही बुआ जी उनके पास आकर बैठ गई। देखो दुल्हन, हमारा बात तुम लोग को ठीक नहीं लगता है, ये हम जानते हैं, फिर भी एगो बात कहना चाहते हैं। प्रेम जी और पुष्पा जी अभी वैसे ही बहुत परेशान थे, बुआ जी से बहस नहीं करना चाहते थे, इसीलिए प्रेम जी ने कहा, कहिए बुआ जी, क्या कहना चाहती हैं आप? हम ये कह रहे हैं कि वो पंडित का लड़का सारा लोग का सामने श्री का मांग में सिंदूर भर दिया है। इसका मतलब तो ये है कि वो श्री से ब्याह करना चाहता है। और दूसरी बात यह है कि अगर तुम लोग दिया लेके भी खोजोगे तो इतना अच्छा घरा लड़का तुमको श्रद्धा के लिए नहीं मिलेगा। तनी दिमाग से सोचो, वो कोनो ऐसन वैसन घर नहीं है। अरे पंडित लोग का घर है, कोनो छोटा मोटा जात रहता तो खराब लगता, लेकिन ईता ब्राह्मण का लड़का है। वो रिश्ता हो जाता है तो समाज में बदनामी नहीं, नामे होगा, और इतना पैसा वाला समधियाना मिलेगा तो 3-3 गो और बेटी लोग का शादी लिए अच्छा घर का रिश्ता मिल जाएगा ना। प्रेम जी और पुष्पा जी बुआ जी की बातें सुनकर उलझन में पड़ गए। प्रेम जी ने बुआ जी को नाराज़गी से देखते हुए कहा, बुआ जी, ये मत भूलिए कि हमारा बाबू का ज़िंदगी का बात है, इसमें हम ऐसा बात कैसे सोच सकते हैं? इतना गिरा हुआ सोच हमारा नहीं है। अपना बेटी लोग का खुशी ज़रूरी है हमारा लिए। ये हमारा बेटी लोग का ज़िंदगी का बात है, कोनो व्यापार नहीं है कि फ़ायदा घाटा देखें हम। श्री का मर्जी के बिना हम उसका शादी पंडित से तका कोनो राजा से भी नहीं करेंगे। हमको पता था कि तुम मेरा बात नहीं समझोगे। बाकी कभी कभी बच्चा लोग को अपने पता नहीं रहता है कि उनका ज़िंदगी के लिए अच्छा का है और का नहीं। श्रेया को भी नहीं पता है, लेकिन तुम अगर जोर देकर कहो तो वो मना नहीं करेगी। बाद में राज करेगी वो पंडित लोग का घर रानी बनकर, और साथ में तुम लोग का बुढ़ापा भी आसानी से बहन लोग का ज़िंदगी भी संवार देगी। प्रेम जी से अब रहा नहीं गया, उन्होंने बुआ जी के आगे हाथ जोड़ दिए। बुआ जी, आपका आगे हाथ जोड़ रहे हैं, ये मामला में आप मत पड़िए।
अभी जो बात बोले हैं आप, भूल के भी श्री के कानों, बेटी के कानों लोग के सामने मत करिएगा। बुआ जी ने तुनक कर कहा, हम तो अच्छा समझ के समझा दे रहे हैं, बाकी तुम लोग को नहीं बुझा रहा तो जाओ अपनी मर्जी का करो। बुआ जी उठकर अपने बिस्तर पर आ बैठी। प्रेम और पुष्पा जी आपस में विचार करने लगे। प्रेम जी को नाश्ता करते करते काफ़ी देर हो गई थी। कमरे में तैयार होते हुए प्रेम जी ने कहा, ठीक है मलकाइन, हम वहाँ कोनो ख़राब बात नहीं करेंगे, आप चिंता मत करिए। ए जी, मैं भी चलूँ? पुष्पा जी ने पूछा। प्रेम जी ने 2 पल सोचा, फिर बोले, ठीक है चलिए, बाकी जल्दी कपड़ा पहनिए या तैयार हो जाइए। 2 घंटा मत लगाइएगा, हम टेम्पो लेकर आते हैं। प्रेम जी ऑटो बुलाने के लिए बाहर चले गए। मुश्किल से 15 मिनट बीते होंगे, वो ऑटो लिए पुष्पा जी को लेने वापस आ गए। उन्होंने जैसे ही अपने घर में कदम रखा, सामने का दृश्य देखकर हैरान रह गए। संजय फल, मिठाइयों और शगुन के सामान के साथ सत्यप्रकाश भार्गव का संदेश लिए उनके घर में उनकी राह देख रहे थे। सामने पुष्पा जी हैरान और परेशान से खड़ी थी। प्रेम जी के आते ही संजय ने उनके सामने खड़े होकर हाथ जोड़ दिए। प्रेम जी ने पुष्पा जी की तरफ देखा तो पुष्पा जी के चेहरे पर दुविधा और परेशानी नजर आई। सामने बुआ जी भी बैठी हुई थी, जिनकी नज़रें संजय के लाए हुए सामानों पर थी। प्रेम जी ने संजय की तरफ एक नज़र देखा और फिर पुष्पा जी से बोले, ये सब का है? संजय ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, चाचा जी, इसका उत्तर मैं देता हूँ। ये सारा शगुन का सामान भार्गव परिवार ने भेजा है। साथ ही उन्होंने ये संदेश भिजवाया है कि वो जल्द से जल्द श्री जी को अपनी बहू बनाकर लेने आएंगे। युवराज ने जो हरकत की है उसे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन श्री जी को अपने परिवार की बहू और युवराज के जीवन साथी बनाकर उन्हें सम्मान के साथ भार्गव परिवार के सदस्य बनाना चाहते हैं। संजय ने अपनी बात कही और चुप हो गया। संजय की बात सुनकर पूरा यादव परिवार स्तब्ध था। एक के बाद एक भार्गव परिवार की तरफ से झटके मिले जा रहे थे। प्रेम और पुष्पा जी हैरानी से संजय को देख रहे थे और उनकी कही बातों पर विश्वास करने की कोशिश कर रहे थे। संजय ने उन्हें खामोश देखा तो कहा, चाचा जी, युवराज के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। वो बहुत ही अच्छा इंसान है। श्री जी और युवराज की जोड़ी को आशीर्वाद देकर इस रिश्ते को स्वीकृति दे दीजिए। प्रेम जी 2 कदम आगे चलकर आए और धम से सोफे पर बैठ गए। वो कुछ कह ही नहीं पा रहे थे। पुष्पा जी भी उनके बगल में आकर खड़ी हो गई। बुआ जी ने देखा कि दोनों पति पत्नी कुछ भी नहीं कह रहे तो उन्होंने कहा, इतना अच्छा रिश्ता सामने से चलकर आया है तो तुम लोग सोच कहाँ रहे हो? हम तो पहले ही समझाए, बाकी तुम लोग नहीं समझा। अब तो वही लोग रिश्ता भेज दिया है। मान लो इनका बात बबुआ। प्रेम जी बहुत देर तक अपने मन में विचार करते रहे। अंत में उन्होंने कहा, संजय जी, हमारा आप लोग का जाति या आर्थिक स्तर में बहुत बड़ा खाई है। हम लोग का रहन सहन, रीति रिवाज भी अलग है। अगर ये सब नहीं हुआ होता तो कभी बड़े पंडित अपना इकलौता पोता के लिए हमारे बाबू का हाथ मांगते? नहीं ना। हमारे बाबू को बहुत लाड प्यार से पाले हैं हम ऐसे अचानक उसका ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते हैं। चाचा जी, भाग्य के आगे किसका जोर चलता है कभी। मैं आपकी चिंता समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी आपको ये कहना चाहता हूँ कि भार्गव परिवार ने श्री जी को पूरे मन से स्वीकार करने का फैसला किया है। श्री जी को कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा। संजय ने अपनी बात रखी। अभी हम भार्गव निवासी जा रहे थे। हम पूछना चाहते थे कि युवराज ने हमारे बाबू के साथ ऐसा हरकत काहे किया। उनका तो भला आदमी समझते हैं हम, लेकिन फिर भी ये बात को पचा नहीं पा रहे हैं। युवराज कभी भी श्री जी के सम्मान पर आँच नहीं आने दे सकता चाचा जी। युवराज ने जो कुछ भी किया, कहीं ना कहीं उसकी मंशा अच्छी ही थी। वो श्री जी का अपमान होते से बचाना चाहता था और जल्दबाजी में ये घटना घट गई। आज जल्दबाजी में आप भी रिश्ता लेकर आ गए। आज चाहते हैं कि हम भी जल्दबाजी में ये रिश्ता स्वीकार कर लें। प्रेम जी आवेश में आ चुके थे। नहीं नहीं चाचा जी, मेरे कहने का ये अर्थ नहीं था। संजय ने सकपका कर कहा, अभी हमको सोचने का समय चाहिए। पहले हम अपना मन को मना लें कि ये रिश्ता में श्री की खुशी है, तब हम श्री से बात करेंगे। इसका पहले हम कुछ नहीं कह पाएंगे। प्रेम जी ने 2 टूक बात कह दी। संजय को ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसने तो सोचा था कि यादव परिवार इस रिश्ते के लिए तुरंत मान जाएंगे, लेकिन प्रेम जी को आवेश में देखकर उसे थोड़ी निराशा होने लगी थी। ठीक है चाचा जी, आपको जितना समय चाहिए आप लीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भार्गव परिवार आपके साथ है। आप इस रिश्ते के लिए हाँ कहकर युवराज के साथ साथ भार्गव परिवार पर बहुत बड़ा उपकार करेंगे।
प्रेम जी ने सर हिलाकर कहा, हमको माफ़ करिए संजय जी, हम बड़े पंडित का अवहेलना नहीं कर सकते हैं, बहुत एहसान है उनका हमारा ऊपर, लेकिन ये बात हमारे बेटी का पूरा ज़िंदगी का है, हम अच्छा से सोच विचार कर जवाब देंगे। संजय ने हाथ जोड़ लिए और कहा, ठीक है फिर मैं चलता हूँ, कृपया ये सारा सामान भी अपना साथ लेते जाइए, ये सब शगुन के लिए है चाचा जी, मैं वापस नहीं ले जा सकता। संजय ने हाथ जोड़ लिए और जल्दी से वहाँ से बाहर निकल गया। श्री ने तनु और राशि को देवी मैया वस्त्र भंडार में बिठा दिया। वो दोनों वहाँ के काम देखने लगी। श्री बुटीक में चली आई। श्री के साथ काम करने वाले स्टाफ भी आए नहीं थे। श्री ने थोड़ी सफाई की और फिर वहाँ बने छोटे से मंदिर में दिया जलाने लगी। अपने परिवार के सामने तो वो मजबूती से खड़ी रही थी, लेकिन अकेले में उसे वो सब कुछ याद आने लगा जो घटित हुआ था। उसने अकेले जीवन बिताने का निर्णय किया था, लेकिन युवराज के आ जाने से यह संभव नहीं। कहा तो उसने कभी शादी न करने का फैसला किया था और आज युवराज ने उसकी मांग भरकर उसे अपनी जीवन संगनी बना लिया था। श्री के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसके मन के भीतर हजारों लहरें उठ रही थी। जब जब उसे युवराज के द्वारा उसका हाथ पकड़ना याद आता, वो सिहर सी जाती। अनायास से श्री ने मंदिर में रखे कुमकुम से अपने माथे पर टीका लगाया और मंदिर में माथा टेक लिया। तभी उसे किसी के आने का आभास हुआ। ये चंदन की खुशबू, इसे तो श्री अच्छी तरह से पहचानती थी। उसने आंखें मींच ली, लेकिन पीछे नहीं मुड़ी। वो युवराज से नाराज़ थी या उसका सामना नहीं करना चाहती थी। उसे खुद को भी नहीं पता था कि वो क्यों युवराज से मिलना नहीं चाहती थी। काफ़ी देर तक श्री मंदिर के सामने हाथ जोड़े खड़ी रही। जब वो नहीं मुड़ी तो युवराज आगे बढ़कर उसके साथ खड़ा हो गया और उसने भी ईश्वर के सामने हाथ जोड़ दिए। श्री ने गहरी सांस ली और पलटकर काउंटर की तरफ चली गई। युवराज हल्के मुस्कुरा दिया और श्री के सामने जाकर खड़ा हो गया। श्री ने युवराज की तरफ नहीं देखा, वो अपना काम करती रही। आप क्रोधित हैं? युवराज की आवाज़ श्री के कानों में पड़ी। श्री के हाथ 2 पल के लिए रुके, लेकिन फिर वो अपना काम करने लगी। आपका क्रोध अपनी जगह पर उचित है श्री जी, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। श्री ने नज़रें उठाकर युवराज को देखा। मैंने आपकी अनुमति के बिना इतना बड़ा कदम उठा लिया, मुझे क्षमा कर दीजिए श्री जी। उसकी आंखों में ईमानदारी और सच्चाई साफ नजर आ रही थी, और वही सम्मोहन से भरी आंखें। 2 पल के लिए श्री सब कुछ भूल गई और उन आंखों के सम्मोहन से खींचती हुई युवराज के करीब आकर खड़ी हो गई। युवराज ने श्री की आंखों में देखते हुए कहा, श्री जी। श्री जैसे होश में आई। उसने तुरंत ही खुद को संभालते हुए, पंडित जी आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। युवराज को मानो यही अपेक्षा थी। वो शांत रहा। श्री की आवाज़ ऊंची हो गई, मैंने कहा आप चले जाइए। युवराज अपनी जगह से हिला भी नहीं। श्री ने फिर कहा, आपको सुनाई नहीं देता? मैंने कहा आप चले जाइए पंडित जी। आपका क्रोध उचित है श्री जी, आप मुझे कोई भी दंड दे सकती हैं, मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लूँगा। श्री आवेश में आ गई। उसने युवराज के सीने पर अपने दोनों हाथों से धक्का मारते हुए कहा, क्यों क्यों किया आपने ऐसा पंडित जी? मैंने बताया था आपको कि मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहती, फिर क्यों आपने ऐसा किया? वो युवराज के सीने पर मुक्के बरसाते हुए सिसक पड़ी। युवराज ने उसकी बाँह पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। श्री की भावनाएं उसकी आंखों से बरस उठी। युवराज के प्रति उसका प्रेम उसे युवराज के सानिध्य से सुकून दे रहा था, लेकिन इस विवाह को स्वीकार करने से उसका दिमाग इनकार कर रहा था। ये पहली बार था जब युवराज ने पूरे अधिकार से उसको गले से लगाया था। ये एहसास श्री के लिए बिल्कुल ही नया था। अपने आवेश में उसने पहले तो कुछ महसूस नहीं किया, पर जल्दी उसे एहसास हो गया कि वो युवराज के सीने में छुपी हुई है। जाने की इस भावना में बहकर उसने युवराज के पीठ पर अपने हाथ कस लिए और उसका सिसकना भी बढ़ गया। थोड़ी देर रो लेने के बाद श्री शांत हुई और युवराज से अलग हुई। युवराज ने उसे कुर्सी पर बिठाया और उसके आंसू पोंछ दिए। श्री का दिल कर रहा था कि वो युवराज के सीने में छुपी रहे। कुछ ऐसा ही हाल युवराज का भी था, लेकिन दोनों ने खुद को संयत किया। युवराज ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, जो हुआ उसे मैं बदल नहीं सकता श्री जी, आप बताइए आप क्या चाहती हैं? श्री खामोश रही। उसने आंखें मींच ली और सर झुका लिया। एक भूल मैं कर चुका हूँ श्री जी, लेकिन अब आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपकी मर्जी और अनुमति के बिना कुछ भी नहीं करूँगा। आगे मैं आपकी इच्छा के अनुसार ही चलूँगा। श्री अब भी कुछ नहीं बोली। युवराज ने श्री को बताया कि भार्गव परिवार इस रिश्ते के लिए मान गया है और संजय के हाथों आपके परिवार को संदेश भी भिजवा दिया गया है। श्री ये जानकर हैरान हो गई। क्या? ये सब कब हुआ? श्री की भौहें तन गई थी।
अभी अभी वो फीकी हंसी हंस दी। श्री के चेहरे का रंग अचानक ही बदल गया। आपने कहा कि आपका परिवार हमारे रिश्ते के लिए मान गया है? जी। तो रिश्ता लेकर संजय को क्यों भेज दिया गया? आपके परिवार के किसी सदस्य ने जाना ज़रूरी नहीं समझा? युवराज चुप रह गया। श्री ने लंबी सांस ली और वो शांत स्वर में बोली, पंडित जी, मेरा निर्णय आप जानते ही हैं, लेकिन आज मेरा निर्णय और भी ज़्यादा मजबूत हो गया है। आपका परिवार मुझे कभी नहीं अपनाएगा। इस बात का सबूत तो उन्होंने संजय को मेरे घर भेज कर ही दे दिया है। ऐसी बात नहीं है श्री जी, आप गलत समझ रही हैं। दादाजी और दादी जी ने आगे बढ़कर खुद मेरा समर्थन किया है। इस बार श्री ने युवराज का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मेरे लिए मेरे माता पिता सबसे पहले आते हैं पंडित जी। मैं आपसे प्रेम करती हूँ, किंतु अपने माता पिता से ज़्यादा नहीं। इसीलिए मैं इस विवाह को नहीं मानती। युवराज सन्न रह गया। वो कुछ पल कुछ भी नहीं कह पाया। पंडित जी, आशा करती हूँ कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। युवराज ने सर हिला दिया। वो उठ खड़ा हुआ। मुझसे भूल हुई कि आपकी अनुमति के बिना मैंने आपसे विवाह कर लिया श्री जी, किंतु अब यही सत्य है कि आप मेरी धर्मपत्नी हैं। जिस पल मैंने अग्नि और ईश्वर को साक्षी मानकर आपको अपने जीवन संगनी स्वीकार किया, उस पल से ही मैं आपका हो गया हूँ। मैं पहले भी प्रतीक्षारत था, अब भी आपकी प्रतीक्षा करूँगा। श्री ने कुछ भी नहीं कहा। युवराज आगे बढ़ा और श्री के माथे को चूमकर बाहर निकल गया। श्री अपनी जगह जम कर रह गई। युवराज बाहर निकल चुका था। श्री ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। थोड़ी देर तक वो यूं ही जड़बत रही। उसकी आंखों से कुछ बूंदें लुढ़क कर आई। उस नमी के एहसास से वो मानो होश में आई। अपनी आंखें पोंछकर काम में लग गई। युवराज को आते हुए और फिर वापस जाते हुए राशि और तनु दोनों ने ही देखा था, लेकिन दोनों ने युवराज से कुछ भी बात करने की कोशिश नहीं की। दूसरी तरफ रतन ने अपने स्कूल में आकस्मिक अवकाश लिया और संजय को मैसेज कर उसे मिलने को बुला लिया। क्या आप हमारे घर गए थे? रतन ने हैरानी से पूछा। जी। संजय ने सारी बातें रतन को बता दी। रतन हैरान परेशान से संजय की बातें सुनती रही। मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि दी इतनी चुप क्यों हैं। क्या चाहती हैं वो? मैंने उन्हें और सर को एक साथ देखा है। दी उन्हें बेहद प्यार करती हैं, फिर दी चुप क्यों हैं? रतन परेशान सी थी। संजय रतन के इस सवाल पर इधर उधर देखने लगा। रतन ने बोहें सिकोड़कर उसे देखा। संजय शर्मा, आप सब जानते हैं ना? मैं क्या जानता हूँ? मैं कुछ नहीं जानता। संजय की हकलाहट ने रतन का शक मजबूत कर दिया था। आप हर बार ऐसे गोल गोल बातें करके मुझे बहला देते हो। आज आपको बताना ही होगा, रतन ने घूरते हुए कहा। क्या बताना होगा? जो भी आप जानते हैं वो सब कुछ जो दी और भार्गव सर के बारे में है। लेकिन मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता। आप सब कुछ जानते हैं। दी और सर कैसे मिले, कैसे उन्हें प्रेम हुआ। युवराज सर सिर्फ दी से ही शादी करना चाहती हैं। श्रीदी को भी युवराज सर से प्रेम है, लेकिन फिर भी वो शादी नहीं करना चाहती। क्यों? इन सारे सवालों के जवाब आपके पास है ना? रतन ने एक साथ कई सारे प्रश्न कर डाले। संजय परेशान सा बैठा रहा। वो रत्ना को सब कुछ बता देना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि रत्ना इस मामले में कोई ना कोई हल निकाल सकती है, लेकिन युवराज ने उसे मना किया था। वो चाहकर भी अपना मुंह नहीं खोल पा रहा था। आपको युवराज सर की कसम संजय जी, आपको मुझे सारा सच बताना ही होगा। रतन आज संजय को छोड़ने वाली नहीं थी। ये किस तरह की ज़बरदस्ती है रतन जी? ज़बरदस्ती है तो वही सही, लेकिन आपको आपके प्यारे दोस्त पंडित जी की कसम, आपको सारा सच मुझे बताना ही होगा। संजय सोच में पड़ गया। थोड़ा सोचने के बाद उसने कहा, रत्ना जी, आपने पंडित की कसम देकर अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं भी कुछ छुपाना नहीं चाहता आपसे। इसीलिए मेरी बात ध्यान से सुनिए और सोच समझ कर ही अगला कदम उठाइएगा। ऐसी क्या बात है संजय जी? रत्ना जी, ये सच है कि श्री जी पंडित से प्रेम करती हैं, लेकिन वो विवाह नहीं करना चाहती क्योंकि वो आप सबको, अपने परिवार को और विशेषकर अपने माता पिता को छोड़कर नहीं जाना चाहती। संजय ने ठंडी आह भरी और एक सांस में ही सब कुछ बोल गया। रत्ना हैरान से संजय को देखती रही। संजय ने आराम से कहना शुरू किया। श्री जी को लगता है कि वो घर में सबसे बड़ी हैं। अगर वो शादी करके चली जाती हैं तो आप सबकी जिम्मेदारी अकेले आपके पिता को उठानी पड़ेगी। श्री जी अपने पिता का सहारा बनना चाहती हैं। वो आप सभी को अपने अपने जीवन में व्यवस्थित कर अपने माता पिता के साथ रहना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि आप तीनों बहनें अपने अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, आप तीनों के विवाह हो जाएं, आप तीनों अपने अपने घरों में खुशहाल रहें।
ऐसा तभी होगा जब आपके माता पिता अकेले ना हों, इसीलिए वो पूरा जीवन अपने माता पिता के साथ बिताना चाहती हैं। रतन का मुंह हैरानी से खुला रह गया और उसकी पलकें भीग गई। संजय ने रतन को देखा और उसे थोड़ा समय दिया। रतन के भरे हुए गले ने कहा, दी इतना कुछ सोच के बैठी थी और मुझे इसके बारे में कुछ खबर भी नहीं। वो क्या सोचती हैं कि मम्मी पापा को ये सब पता चलेगा तो वो बहुत खुश होंगे। दी ने ये अच्छा नहीं किया। रतन को श्री से नाराज़गी होने लगी थी। दी को इस बात का जवाब देना ही होगा कि वो इतना कुछ क्यों सोच के बैठी थी। क्या उन्हें मम्मी पापा पर भरोसा नहीं था? क्या उन्हें मुझ पर, तनु या राशि पर भरोसा नहीं था? रतन का दुख अब क्रोध में बदलने लगा था। शांत हो जाइए रतन जी, मैंने पहले ही कहा था कि आप ध्यान से और सोच समझ कर ही अपना कोई कदम उठाएंगी। आप श्री जी की दृष्टि से भी तो सोच कर देखिए। वैसे भी हमारे देश में बड़ों का स्थान यूं ही ऊंचा नहीं माना गया। बड़े हमेशा अपने छोटों के लिए सोचते हैं, उनके लिए अच्छे जीवन की आशा करते हैं एवं अपना पूरा प्रयास भी करते हैं कि उनके छोटों को सारी खुशियाँ मिलें। श्री जी ने बड़ी बहन होने के नाते आप सबके लिए अच्छा ही चाहा था। ये किस किताब में लिखा है कि सिर्फ बड़े ही छोटों के लिए त्याग करें? अगर यही बात है तो श्रीदी के बाद मैं सबसे बड़ी हूँ इस घर में। मम्मी पापा कब से दी की शादी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। अगर दी को मम्मी पापा की चिंता है तो संजय ने पूछा। तो श्रीदी ने जो सोचा है अब वो मैं करूँगी। मैं कभी शादी नहीं करूँगी और हमेशा मम्मी पापा के साथ रहूँगी। संजय ने अपना सर पीट लिया। हे त्याग की देवियों, मैं क्या करूँ आप दोनों बहनों का। आप दोनों ये क्यों नहीं समझते कि विवाह ना करना ये कोई हल नहीं है। आपके माता पिता ये कभी नहीं चाहेंगे। उल्टा आप दोनों का ये निर्णय उन्हें चोट पहुंचाएगा। रतन चुप हो गई। संजय की बात सही थी, तो फिर क्या करना चाहिए? संजय ने कोई जवाब नहीं दिया। रतन ने मन ही मन कोई फैसला लिया और संजय से विदा लेकर वहाँ से निकल गई। वो घर पहुंची तो प्रेम और पुष्पा जी किसी बात पर विचार कर रहे थे। रतन को जल्दी घर आया देखकर पुष्पा जी थोड़ी हैरान हुई। का हुआ रतन, तुम आज जल्दी काहे आ गई? पुष्पा जी ने हैरानी से पूछा। मैं संजय से मिलने गई थी मम्मी, रतन ने उत्तर दिया और अपने कमरे में चली गई। ये लड़की घोड़े पर सवार रहती है, पूरी बात भी नहीं बताई या घुस गई कमरा में। प्रेम जी ने कहा। उसको आराम करने दीजिए मलकाइन, कौन बात होगा तो अपने आप बता देगी। कब तक हम बुआ जी को डॉक्टर के दिखवा देते हैं। प्रेम जी बुआ जी को लेकर डॉक्टर के पास चले गई। रतन कमरे से बाहर आई और अपनी माँ के साथ बैठ गई। शाम को श्री वापस आई। राशि और तनु चुप थी, लेकिन श्री बातें करके सबको ये जताने की कोशिश कर रही थी कि सब कुछ सामान्य है। मम्मी खाने में क्या बना है, बहुत भूख लगी है। अच्छा आप बैठो, मैं सबको खाना परोसती हूँ। राशि तनु रतन सब आ जाओ, खाना खाते हैं। श्री बातें किए जा रही थी और अपना काम किए जा रही थी। श्री ने टेबल पर प्लेटें लगाई और खाना परोसने लगी। उसने प्रेम जी, बुआ जी और पुष्पा जी को खाना परोसा। फिर वो रतन के प्लेट में खाना परोसने लगी तो रतन ने रोक दिया। रहने दो दी, मैं खुद ले लूँगी, रतन ने तल्ख आवाज़ में कहा। श्री थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने कहा, मैं परोस रही हूँ ना, मैंने कहा ना कि मैं खुद ले लूँगी। इस बार रतन ने गुस्से में ऊंची आवाज़ कर ली थी। रतन पहली बार ऐसे गुस्से में बात कर रही थी। पूरा परिवार हैरानी से रतन की तरफ देखने लगा। प्रेम जी ने कड़क आवाज़ में कहा, रतन ये का तरीका है? बड़ी बहन है तुम्हारी, आज का हो गया है तुमको? मुझे कुछ नहीं हुआ है पापा, लेकिन श्रीदी को बहुत कुछ हुआ है। श्री ने रतन से कहा। मुझे क्या हुआ है रतन? तुम नाराज़ हो मुझसे? मैं क्यों नाराज़ होने लगी? नाराज़ तो अपनों से हुआ जाता है, लेकिन आप तो मुझे अपना मानते ही नहीं। श्री ये सुनकर स्तब्ध हो गई। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें अपना नहीं मानती? ऐसा नहीं है रतन, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रतन आक्रोश में आ चुकी थी। सब झूठ, सब दिखावा है आपका। बल्कि आपने तो ये साबित कर दिया कि आप मेरी सगी बहन नहीं हैं, आप बड़े पापा की बेटी हैं। रतन का इतना कहना था और एक ज़ोरदार तमाचा आकर रतन की गालों पर लगा। रतन के सामने प्रेम जी गुस्से में खड़े थे। हम तब से तुम्हारा बदतमीजी सुन रहे हैं, तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। श्री हमारी बेटी है, तुम्हारी सबसे बड़ी बहन, ये बात हमेशा याद रखना तुम। प्रेम जी गुस्से में आंखें तरेते हुए खड़े थे। रतन की आंखों से आंसू निकल आए। श्री रतन की तरफ लपकी, लेकिन रतन ने हाथ इशारे से उसे रोक दिया। श्री की आंखों से भी आंसू निकल आए। उसने याचना भरी नज़रों से रतन की तरफ देखा और मुश्किल से कहा, रतन क्या हो गया है तुम्हें?
तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? मैंने क्या किया है? मेरी गलती तो बताओ। श्री सिसक उठी थी। वहीं रतन गुस्से में होने के बावजूद भी रो पड़ी थी। गलती? तुम्हारी गलती ये है दी कि तुम हम सबसे बहुत प्यार करती हो। तुम्हारी गलती ये है कि मम्मी पापा को तुम भगवान से भी बढ़कर मानती हो। तुम्हारी गलती ये है कि इस पूरे परिवार के लिए तुमने अपनी खुशी को महत्व नहीं दिया। तुम्हारी गलती ये है कि तुमने हमें अपना नहीं समझा, क्योंकि अगर तुम हम सबको अपना समझती तो इतना बड़ा फैसला अकेले नहीं करती। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है दी, ये अच्छा नहीं किया तुमने। पूरा परिवार रतन के गुस्से को देख हैरान रह गया था। प्रेम जी समझ गए थे कि रतन किसी बात से बहुत दुखी है। प्रेम जी आगे बढ़कर रतन के सर को सहलाने लगे, लेकिन रतन का रोना कम नहीं हुआ। बात का हुआ है रतन? का क्या है श्री ने? तुम बताओगी नहीं? प्रेम जी ने उसे चुप कराते हुए पूछा। रतन रोते हुए और चीख पड़ी। श्रीदी और भार्गव सर एक दूसरे से प्यार करते हैं पापा, लेकिन फिर भी दी ने युवराज सर से शादी करने को मना किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये सारी ज़िंदगी आपके और मम्मी के साथ रहना चाहती हैं। ये कभी शादी ही नहीं करना चाहती। रतन अपने पिता के गले से लग गई और रोते रोते कहने लगी, क्यों पापा? इसे मुझ पर भरोसा नहीं था? इसे आप पर भरोसा नहीं था? क्या आप सिर्फ इसके पापा हो तो सिर्फ इसे ही त्याग क्यों करना है? क्या हम सब इसका कोई हल नहीं निकाल सकते थे? ये आपको, मम्मी को और हम सबको इतनी बड़ी खुशी से मोहताज रख सकती हैं। इसकी शादी के सपने देखते हुए आप और मम्मी रोज़ सुबह आंखें खोलते हो। हम बहनें बेताबी से इसकी शादी के इंतज़ार में हैं, और दी ने मन ही मन इतना बड़ा फैसला रख लिया और हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। श्री सर झुकाए खड़ी रही। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रतन की बातें सुनकर प्रेम और पुष्पा जी की पलकें भी भीग चुकी थी। मैं कह देती हूँ पापा, अगर इसने शादी के लिए हाँ नहीं की तो मैं ज़िंदगी भर इससे बात नहीं करूँगी। रतन इतना कहकर सबको सदमे में छोड़कर गुस्से में कमरे में बंद हो गई। प्रेम जी और पुष्पा जी एकटक श्री को देख रहे थे। श्री सर झुकाए खड़ी रह गई। राशि और तनु का भी यही हाल था। बहुत हिम्मत कर श्री ने सर उठाया और प्रेम जी की तरफ देखा। प्रेम जी की नज़रें श्री पर ही जमी हुई थी। बाबू, जो रतन बोल कर गई है वो सच है? प्रेम जी ने धीमे मगर कठोर शब्दों में पूछा। श्री कांप कर रह गई। उसने बहुत मुश्किल से सिर हाँ में हिला दिया। प्रेम जी की आंखों में नमी उतर आई। श्री भागकर प्रेम जी के सीने में छुप गई। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, लेकिन मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, वो बिलख पड़ी। पुष्पा जी ने श्री के बाल सहला दिए तो श्री पुष्पा जी के गले से लग गई। पगली कहीं की, सच्चों में पगली हो तुम। अरे शादी का मतलब ये थोड़ी है कि तुमको पराया कर देंगे। हम लोग हमेशा तुम्हारा मम्मी पापा रहेंगे। पुष्पा जी उसे समझाने की कोशिश करने लगी। नहीं मम्मी, ये सब कहने की बातें हैं। दुनिया में लड़कियों पर बहुत पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। मैं नहीं चाहती कि मुझे भी अपनी जिम्मेदारियां निभाने पर पाबंदियां लगा दी जाएं। श्री का रोना कम हो चुका था। थोड़ी देर बाद रतन भी कमरे से बाहर आ चुकी थी। सबने खाना खाया और एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई। बाबू, तुम काहे इतना सोच रही हो? हम अभी इतना कमज़ोर नहीं हैं कि अपना परिवार को देखभाल नहीं सकते। पापा, मुझे पता है कि आप दुनिया के सबसे स्ट्रांग पापा हो और आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन कुछ नहीं बाबू। तुम हमको कन्यादान का पुण्य से वंचित नहीं रख सकती। हम लोग को भी तुम चारों का ब्याह करके गंगा नहाना है। पुष्पा जी बीच में बोल पड़ी। राशि चुप नहीं रह पाई। गंगा नहाना है तो अभी जाकर ही डुबकी लगाओ मम्मी। ये क्या बात हुई कि हमारी शादियाँ करवाने के बाद ही गंगा में नहाए जाओगे? चुप करो तुम, इतना को कहावत है। पुष्पा जी ने उसे झड़क दिया। रतन आकर श्री के बगल में बैठ गई और उसके कंधे पर सर रखकर बोली, सॉरी दी, मैंने तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की, लेकिन गलती तुम्हारी भी है। तुमने इतना बड़ा बात मुझसे छुपाई। मैंने कितनी बार पूछा, लेकिन तुमने चुप करवा दिया। मुझे लगा कि समय चाहती हो या फिर युवराज सर के परिवार से डरती हो कि वो तुम्हें अपनाएं या ना अपनाएं, लेकिन यहाँ तो बात कुछ और थी। तुम जाने क्या क्या सोच के बैठी थी। श्री के पास चुप रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। शादी से इनकार की वजह सामने आ चुकी थी। ये तो तय था कि उसका परिवार उसकी बात को नहीं मानता और वो शादी से इनकार नहीं कर सकती थी। प्रेम और पुष्पा जी ने श्री को बहुत समझाया। बापू देखो, तुम तो यहीं बोकारो में रहोगी, आधा घंटा भी नहीं लगता है पंडित जी का घर जाने में। जब मन करेगा आ जाना। तुम्हारा किस्मत में पंडिताइन बनना लिखा था, तभी तक कहीं और बात नहीं बना तुम्हारा। सोच के देखो। पुष्पा जी ने उसे समझाते हुए कहा, हम लोग एक ही शहर में रहेंगे, कभी कोनो ज़रूरत पड़ा तो तुमको बुलवा लेंगे ना। तुमको अपना फ़र्ज निभाने से थोड़ी रोकेंगे। तुम लोग चारों हमारा बेटी है, पूरा अधिकार के साथ तुम अपना जिम्मेदारी उठाना ना भाई, कौन रोक रहा है। लेकिन अभी हमारा बारी है। प्रेम जी ने नपे तुले शब्दों में अपनी बात कही। बुआ जी बहुत समय तक चुप रही। अब उनसे चुप ना रहा गया।
श्रद्धा अपना माई बाप का बात नहीं मानेगी तब बहुत बड़ी गलती करोगी। तुम्हारा पीछे 3-3 को बहन है अभी। अरे तुम्हारा बाप कसम खाया है कि तुम्हारा शादी से पहले किसी का शादी नहीं करेगा, सबसे पहले तुम्हारा ही शादी करेगा। तो तुम ये सोच के मत रहना कि तुम अपने कंवारी रह के तीनों का ब्याह करवा सकती हो। श्री ये सुनकर हैरान रह गई। वो प्रेम जी की तरफ देखने लगी। बबुआ तुम का इसका बात सुनने बैठा है, संदेशा भिजवा दो कि रिश्ता मंजूर है। बुआ जी ने प्रेम जी को निर्देश दिया और उठकर अपने बिस्तर तक चली गई। सुबह के 7 बज रहे थे। भार्गव निवास के सभी सदस्य सुबह की पूजा कर रहे थे। महिलाएं नाश्ते की तैयारी कर रही थी और पुरुष राशि के विवाह की चर्चा कर रहे थे। युवराज भी अपने पिताजी और दादाजी के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा था। तभी उसका फ़ोन बज उठा। उसने हैरानी से फ़ोन पर उभर रहे नाम को देखा। इतने लोगों के बीच फ़ोन उठाना उससे असहज लग रहा था। फ़ोन लगातार बजे जा रहा था। युवराज ने फ़ोन उठाकर कान से लगा लिया। जी क्या? अभी? अच्छा जी। युवराज के मुंह से हैरानी भरे शब्द निकले और उसके चेहरे पर उभरे भाव देखकर सत्यप्रकाश भार्गव जी ने पूछा, क्या बात है युवराज, किसका फ़ोन था? आप इतने परेशान क्यों हो गए? सब कुशल तो है ना? युवराज ने संयत होते हुए कहा, दादाजी श्री जी आई हैं, वो बाहर खड़ी हैं। श्री का नाम सुनते ही सावित्री भार्गव चहकने लगी। हमारी पुत्रवधू आई है तो वो बाहर क्यों खड़ी है? युवराज तुरंत जाकर उन्हें आदरपूर्वक अंदर ले आइए। सावित्री जी ने युवराज को आदेश देते हुए कहा। श्री पहले भी इस घर में आती रही थी, लेकिन आज उसे संकोच ने घेर रखा था। अगर आज आना ज़रूरी ना होता तो वो यूँ अकेले नहीं आती। गार्ड श्री को जानता था। वो मुख्य दरवाजे से अंदर आई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। तभी उसे युवराज आता नजर आया। युवराज को देखकर वो अपनी जगह पर रुक गई। आप रुक क्यों गई? आइए। युवराज की आवाज़ श्री के कानों में पड़ी तो वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा दी। आज श्री की मुस्कुराहट स्वाभाविक नहीं थी, जिसे युवराज ने महसूस कर लिया था। क्या बात है श्री जी, आप परेशान हैं और इतनी सुबह यहाँ? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? युवराज ने प्रेम से पूछा तो श्री चुप नहीं रह पाई। रतन को सब कुछ पता चल गया और उसने घर में सबको ये बता दिया। क्या पता चल गया और क्या बता दिया रतन ने? श्री ने युवराज की तरफ देखा और सारा किस्सा कह सुनाया। युवराज के कुछ कहने से पहले वो लोग घर के चौखट तक पहुंच चुके थे और सामने सावित्री जी श्री का इंतजार करती हुई नजर आ रही थी। युवराज कुछ नहीं कह पाया, लेकिन सावित्री जी ने श्री को देखते ही कहा, आज का दिन बहुत अच्छा है। सुबह सुबह भार्गव निवास आई, बहुत अच्छा किया बेटा। श्री उनके पैर छूना चाह रही थी, लेकिन संकोचवश बस हाथ जोड़कर ही खड़ी रह गई। सावित्री जी श्री को भीतर ले आई। पूरे परिवार को एक साथ देखकर उसका आत्मविश्वास डोलने लगा था। उसने अपने हाथ जोड़कर एक साथ सबका अभिवादन किया और चुपचाप सी खड़ी रही। सावित्री जी प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए और बोली, क्या बात है बेटा, आप यहाँ आई हैं तो किसी कारणवश आई होंगी। डरिए मत, बेझिझक होकर अपनी बात कहिए। श्री ने अपनी हिम्मत बटोरी और बोली, जी वो मैं। श्री अजीब सी स्थिति में आ खड़ी हुई थी। युवराज ने उसे घबराया हुआ देखा तो पानी का ग्लास उसे थमाते हुए बोला, पहले शांत होकर थोड़ा पानी पी लीजिए, फिर जो भी कहना है कहिए। घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ। श्री ने युवराज के हाथ से पानी का ग्लास ले लिया और एक ही सांस में गटक गई। उसने पूरे परिवार के सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरी बात अगर बुरी लगे तो मुझे आप सब माफ़ कर दीजिएगा। मैं पंडित जी से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। पूरा परिवार हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगा। भार्गव निवास में श्री के आने से सभी खुश हो रहे थे। सबको इस बात की तसल्ली थी कि अब युवराज भार्गव ग्रस्त जीवन में अवश्य प्रवेश करेंगे। विवाह करके वो एक अच्छा जीवन जिएंगे, साथ ही भार्गव परिवार के वंश को भी आगे बढ़ाएंगे। इस बात की खुशी पूरे परिवार को कुछ और सोचने ही नहीं दे रही थी। लेकिन श्री की शर्त वाली बात सुनकर सबके मन में एक संशय उभर आया। श्री जाने क्या कहने वाली थी। उसके हाथ कांप रहे थे और पैरों में जैसे जान नहीं बची थी। वो अकेले भार्गव निवास चली आई थी, लेकिन घबराहट के मारे उसकी आवाज़ थरथराने लगी थी। मुझे ये कहना है कि वो अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं कह पा रही थी। युवराज ने श्री की घबराहट महसूस की। आप जो भी कहना चाहती हैं बेझिझक कहिए श्री जी, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। शालिनी जी ध्यान से श्री को देख रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत और घबराहट के मिले जुले भाव थे। उन्होंने उसको अपने पास बिठा लिया। श्री के दूसरी तरफ सावित्री जी बैठी हुई थी। श्री ने एक नज़र युवराज पर डाली और फिर सावित्री जी शालिनी जी के पैरों के पास ज़मीन पर बैठ गई। ये क्या कर रही हैं आप बेटा? भार्गव परिवार महिलाओं को बहुत सम्मान करता है, आप ऐसा मत करिए। ये आवाज़ सावित्री भार्गव की थी। श्री ने सर झुकाए हुए उत्तर दिया, दादी जी मैं बस अपनी बात कहना चाहती हूँ।
दादी जी, आप जानती हैं कि मैं अपने परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ। इसके बाद श्री ने भार्गव परिवार के सामने अपनी पूरी कहानी सुना दी। उसने ये भी बताया कि वो तनु प्रेम जी के बड़े भाई की बेटियाँ हैं। श्री ने ये बात भी बताई कि वो अपनी शादी के एक दिन पहले घर छोड़कर मुंबई चली गई थी। श्री की सारी बातें सुनकर वहाँ मौन पसर गया। युवराज और संजय ये सारी बातें पहले से जानते थे, लेकिन वो अपने परिवार की प्रतिक्रिया जानने के लिए सांसें रोककर खड़े थे। लेकिन श्री की बात अभी अधूरी थी। उसने आगे कहा, दादी जी, पापा ने मेरे लिए जो भी किया वो एहसान नहीं था। उन्होंने वाकई मुझे अपने बेटे की तरह पाला है। इसीलिए मैं उन्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा और मम्मी ने जितनी मुश्किलों से हम चारों बहनों को बड़ा किया है, मैं उन्हें वो उससे ज़्यादा खुशियाँ दूँ। मैं अपने पापा की जिम्मेदारियाँ बांटना चाहती हूँ। मैं अपनी बहनों को एक सुरक्षित जीवन देने में पापा की मदद करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उम्र के उस पड़ाव में जब मेरे पापा को किसी के सहारे की ज़रूरत पड़े तो वह सर उठाकर मेरे कंधों पर अपने हाथ रख पाएँ। वो निसंकोच पूरे अधिकार से मुझे कह पाएँ कि बेटी, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, और तब मैं बेझिझक उनके साथ खड़ी रह पाऊँ। श्री इतना कहकर चुप हो गई। थोड़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। श्री सांसें रोककर सबकी प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगी। जब किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया तो युवराज को सामने आना पड़ा। उसने सबके सामने कहा, श्री जी, इसी कारण से मेरे प्रस्ताव को मना कर चुकी थी और मैं उनके निर्णय में उनके साथ था। किंतु उस दिन अरुणिया ने जो भी किया या कहा, मैंने स्वयं पर से नियंत्रण गंवा दिया और वो सब कर बैठा। युवराज और श्री की बातें सुनने के बाद सभी सोच में पड़ गए। वो सर झुकाए चुप बैठी थी। तभी सावित्री भार्गव ने श्री को कंधों से पकड़कर उठाया और सोफे पर अपने पास बिठा लिया। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद देते हुए कहा, आपके विचार बहुत उच्च हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आप अपने माता पिता के लिए ये सब कर पाएंगी। अब श्री की घबराहट थोड़ी कम हुई थी। उसने सावित्री जी का हाथ अपने हाथों में थाम लिया। लेकिन दादी जी, मुझे डर है कि एक अच्छी बेटी बनते बनते मैं आप सबकी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाई तो क्या होगा। वो शालिनी जी की तरफ मुड़ गई और उनकी तरफ देखकर बोली, आंटी जी ने अपनी बहू से बहुत अपेक्षाएं रखी होंगी। अगर मैं उन्हें पूरा नहीं कर पाई तो। शालिनी जी मुस्कुरा दी और सावित्री जी एक तरफ देखते हुए बोली, माँ, आपकी पोतवधू बहुत ज़्यादा ही सोचती हैं। अपने लिए पोतवधू का संबोधन सुनकर श्री के गालों पर लाली छा गई थी। शालिनी जी ने उसका चेहरा छूकर कहा, आप युवराज की पसंद है तो हम आपके भीतर कमी नहीं निकाल सकते हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अपने परिवार के दायित्व निभाने से आपको कोई नहीं रोकेगा। और जहाँ तक बहू के कर्तव्यों की बात है, हमें आशा है कि आप वो भी पूरी ईमानदारी से निभाएंगी। इसमें हमारा पूरा परिवार आपका सहयोग देगा। श्री के चेहरे का तनाव कम हो चुका था। मिशा घर की सहायिका के साथ मिठाइयाँ लेकर आई और सबका मुंह मीठा करवाने लगी। माहौल खुशनुमा हो चुका था। मिशा ने श्री के मुंह में मिठाई का टुकड़ा डालते हुए कहा, भाभी, आप भी मुंह मीठा करिए। श्री चौंक गई और फिर मिशा की बात का मतलब समझकर हल्के से मुस्कुरा दी। सभी सदस्य एक दूसरे को बधाई देने लगे थे। संजय ने युवराज को गले लगा लिया और उत्साह से बोला, बधाई हो पंडित बेताबी तेरे इश्क की और तेरे इंतज़ार की घड़ी अब समाप्त होने वाली है। श्री जी हमारी भाभी बनकर जल्द ही तुम्हारे जीवन में तुमको पूर्ण करने आने वाली हैं। युवराज खुलकर मुस्कुरा दिया। उसने श्री को देखा, जो खुश तो थी लेकिन उसके चेहरे पर एक दुविधा नजर आ रही थी। उसने संजय को इशारा किया तो संजय ने भी श्री के चेहरे के भाव पढ़ लिए। युवराज का इशारा पाकर संजय श्री के पास जाकर खड़ा हो गया। क्या बात है श्री जी, आप खुश नहीं हैं? क्या आप कुछ और भी कहना चाहती हैं? संजय ने पूछा तो पूरे परिवार का ध्यान श्री की तरफ चला गया। वो असमंजस्य में पड़ गई। उसने सत्य प्रकाश भार्गव की तरफ देखा जो उसे ही देख रहे थे। क्या बात है, आपको कुछ और कहना है? उन्होंने पूछा। श्री ने हाँ में सर हिला दिया। मैं पहले ही बहुत कुछ कह चुकी हूँ दादाजी। मुझे नहीं पता कि मेरा यहाँ आने का फैसला सही है या गलत, लेकिन मैं यहाँ आने से खुद को रोक नहीं पाई। एक विनती है आपसे। हाँ हाँ कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? आप अपनी जगह से उठकर अलका जी की तरफ देखकर बोली, चाची जी, अगर आशिक के लिए रिश्ता लेकर आश्वेश जी के माता पिता स्वयं न आते बल्कि अपने किसी दूसरे रिश्तेदार को भेज देते तो क्या आप इस रिश्ते के लिए मान जाती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्वयं न आकर वो किसी और को भेज देते तो ये भार्गव परिवार का अपमान होता। हम बिल्कुल भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानते। अलका भार्गव ने जल्दी से बात कह दी। वहाँ उपस्थित सभी सदस्यों को श्री की बात समझ में आ गई। उसने धीमे शब्दों में कहा, मेरे पापा मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। वो मेरी खुशी के लिए खुद ही यहाँ आने में संकोच नहीं करेंगे, लेकिन समाज के कुछ मापदंड हैं। अगर आप सब हमारे घर पधारें तो मेरे पापा का मान बढ़ जाएगा। इसीलिए यही विनती है कि। श्री आधी बात बोलकर चुप हो गई। सत्य प्रकाश भार्गव अपनी जगह पर खड़े हो गए और श्री की तरफ देखने लगे।
श्री ने घबराकर अपना सर झुका लिया। भार्गव परिवार बहुत खुश था। श्रद्धा ने कोई अनुचित मांग नहीं की थी। भार्गव परिवार समझता था कि श्री के लिए उसके माता पिता और उसका परिवार कितना महत्वपूर्ण है। सत्य प्रकाश भार्गव ने उसे आश्वासन दिया कि उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। उसे और उसके परिवार को पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। सत्य प्रकाश भार्गव ने अपनी बात कही। आप पहली कन्या हैं जिन्होंने इतनी स्पष्टता के साथ अपने मन की बात रखी। हमें आश्चर्य के साथ साथ बहुत खुशी भी है कि आपने हमारे परिवार के सामने अपनी बात कहने की हिम्मत जुटाई। हम आश्वासन देते हैं कि आपको और आपके परिवार को पूरा आदर और सम्मान दिया जाएगा। आप भार्गव परिवार की होने वाली वधू हैं। आपका मान सम्मान भार्गव परिवार से जुड़ चुका है। आपकी गई हर बात का मान रखा जाएगा। श्री के चेहरे पर संतुष्टि के भाव आ गए। सावित्री भार्गव ने श्री को गले लगा लिया और प्यार से बोली, और कोई बात हो तो वो भी बता दीजिए। श्री ने नाम में सर हिला दिया। वो हाथ जोड़ते हुए बोली, अब मुझे चलना चाहिए दादी जी। शालिनी जी ने कहा, आप हमारे साथ नाश्ता करिए फिर चली जाइएगा। श्री ने झिझकते हुए कहा, मैं घर पर बताकर नहीं आई हूँ, सब इंतज़ार कर रहे होंगे। शालिनी जी ने जोर नहीं दिया। वो विदा लेकर जाने लगी तो युवराज दरवाजे तक उसे छोड़ने चला आया। दरवाजे तक युवराज शांत रहा। उसने श्री से एक शब्द भी नहीं कहा। श्री ने एक दो बार युवराज की तरफ देखा, लेकिन युवराज हल्के से मुस्कुरा दिया, जबकि श्री शायद उसकी इस हरकत पर युवराज की प्रतिक्रिया जानना चाहती थी। वो चलते चलते रुक गई। पंडित जी, क्या आप नाराज़ हैं? युवराज ने भौहें सिकोड़ ली। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? आप बिल्कुल चुप हैं, कोई बात नहीं कर रहे? तो आप मेरी राय जानना चाहती हैं? जी बिल्कुल। मैंने आपको बताए बिना इतना बड़ा कदम उठा लिया, आपको बुरा तो नहीं लगा? युवराज मुस्कुरा दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको मेरी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा थी। मैं भी आपके लिए महत्वपूर्ण हूँ। श्री ने सर झुकाकर हल्के से कहा, आप तो हमेशा से ही मेरे लिए महत्वपूर्ण रहे हैं, लेकिन आपके परिवार से थोड़ा कम है ना? श्री ने सर झुका लिया। युवराज ने अपनी तर्जनी उंगली श्री की ठुड्डी पर टिकाई और उसका झुका हुआ सर उठाते हुए बोला, आपने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसके लिए आपको अपनी शीश झुकानी पड़े। श्री ने युवराज की आंखों में देखा। उसकी आंखों में उसे दृढ़ विश्वास और प्रेम नजर आया। युवराज ने कहा, मुझे आप पर गर्व है और हमेशा रहेगा। हमारे जीवन में हमारे माता पिता का स्थान कोई भी नहीं ले सकता। मैं कभी भी आपको अपने परिवार से ज़्यादा मुझे वीरता देने के लिए नहीं कहूँगा। मैं तो प्रतीक्षा में हूँ जब मेरी श्रद्धा पूरी श्रद्धा के साथ मुझे मेरे परिवार को भी अपना लेगी। वो युवराज को देखती रह गई। फिर कुछ पल बाद बोली, मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपको मैंने पाया। आप और आपका परिवार आदर्श है मेरे लिए। युवराज ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। आपका नहीं श्री जी, हमारा परिवार। जी, अब चलती हूँ। युवराज ने उसके सर को सहला दिया तो उसकी आंखें बंद हो गई। चलती हूँ नहीं श्री जी, जल्दी आती हूँ, ऐसा कहिए। इस घर को, इस परिवार को और सबसे अधिक मुझे आपकी प्रतीक्षा रहेगी। श्री का मन किया कि वो युवराज के सीने से लग जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। वो अपनी सोच पर शर्माती हुई बाहर निकल गई। युवराज उसे पीछे से देखता रहा और फिर स्वयं से बोला, वो समय जल्द ही आएगा श्री जी, जब आप निसंकोच मुझसे लिपट जाया करेंगी। भार्गव परिवार में तैयारियां होने लगी। सावित्री और शालिनी भार्गव यादव परिवार से मिलने जाने के लिए उत्साहित थी। वहीं अलका जी बेमन से उनका साथ दे रही थी। माँ, हम सोच रहे थे कि युवराज और श्री की सगाई जल्दी करवा देते हैं, फिर अच्छा सा मुहूर्त देखकर शादी कर देंगे। ये सब हम उनके परिवार से मिलने के बाद ही तय करेंगे बड़ी बहू। हमसे रुका नहीं जा रहा माँ, युवराज का विवाह होने वाला है। ये सपने जैसा लग रहा है हमें। हमने तो आशा ही छोड़ दी थी कि युवराज कभी गृहस्थ जीवन शुरू कर पाएंगे। वो अपने वचन के पक्के हैं, लेकिन श्री राम ने हमें निराश नहीं किया। थोड़ी देर से ही सही, लेकिन युवराज के जीवन में भी नया मोड़ आने वाला है। भार्गव निवास में वधू का आगमन होगा। हम अपने उत्साह को कैसे संभालें, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। शालिनी भार्गव बहुत खुश थी। अपना उत्साह और अपने आप को भी थोड़ा संयत करें दीदी। क्या पता ये लड़की कल अपने साथ हमारे घर में क्या क्या लेकर आए। अलका भार्गव ने शालिनी जी से कहा तो सावित्री जी भी चौंक गई। ऐसा क्यों कह रही हैं आप छोटी बहू? क्या आप युवराज के विवाह से प्रसन्न नहीं हैं? सावित्री जी ने कहा। अलका जी ने नम्रता से जवाब दिया, माँ, पता नहीं क्यों, लेकिन इस लड़की और इसके परिवार को लेकर मैं आश्वस्त नहीं हूँ। क्यों? क्या खराबी है श्रद्धा में? आप ही सोचिए माँ, ये लड़की अपनी शादी से भाग चुकी है, मुंबई में अकेली रही है और फिर इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर वापस भी लौट आई। ये बात खटकती नहीं? फिर यहाँ इसकी बहन के साथ हुआ हादसा। मुझे इसके परिवार और संस्कार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। शालिनी जी का उत्साह अलका जी की बातें सुन ठंडा पड़ चुका था। फिर भी उन्हें श्रद्धा के लिए कही गई ये बातें पसंद नहीं आई थी। ऐसा मत कहिए अलका, अगर उनके मन में छल होता तो वो स्वयं सारी बातें नहीं बताती। वो अपने माता पिता और परिवार के लिए लौट कर आईं और उनके लिए ही विवाह तक के लिए तैयार नहीं थी। और आज जब उन्हें विवाह करने के लिए हाँ कहा, तब भी अपने परिवार को केंद्र में रखा
और जहाँ तक बात उनकी बहन रत्ना की थी, उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। एक स्त्री होकर भी अगर हम दूसरी कन्या के साथ हुए दुर्व्यवहार पर सहानुभूति नहीं रख सकते, तो हमें यह अधिकार भी नहीं कि हम उन पर प्रश्न उठाएं। शालिनी भार्गव ने अपनी बात रखी तो अलका जी ने कहा, मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहती दीदी, लेकिन आप ही सोचिए, अपने परिवार के लिए वो पूरे भार्गव परिवार के समक्ष आ खड़ी हुई। कल वो विवाह के बाद भी हमसे ज़्यादा अपने परिवार को महत्व देगी, और तब मैं या आप कुछ भी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि आज वो अपनी बात रखकर पूरे जीवन के लिए भार्गव परिवार से अप्रत्यक्ष रूप से वचन लेकर चली गई कि उसके और उसके परिवार के मध्य हम कुछ भी नहीं कर पाएं। शालिनी भार्गव सोच में पड़ गई। सावित्री जी ने बात संभालते हुए कहा, भविष्य के विषय में सोचकर हम वर्तमान को क्यों खराब करें छोटी बहू। हमारे लिए युवराज ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये विवाह उनके भाग्य में लिखा था। भविष्य में जो होगा वो भी नियति लिख चुकी होगी। आप युवराज पर तो भरोसा करती हैं ना, तो भविष्य का उत्तरदायित्व भी उन पर ही छोड़ दीजिए और हमारे साथ युवराज के विवाह की तैयारियां करवाइए। अलका जी ने उसके आगे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वो अभी भी संतुष्ट नहीं थी। यादव परिवार में हलचल मच चुकी थी। इस परिवार को भार्गव परिवार रिश्ता लेकर श्री के घर आ रहा था। पुष्पा जी के पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो बहुत खुश थी, साथ ही साथ नर्वस भी। प्रेम जी सारे प्रबंध करने में लगे हुए थे। आखिर उनके प्यारे श्री के लिए इतना अच्छा परिवार जो मिल गया था। रविवार तड़के सुबह पूरा यादव परिवार उठकर तैयारियों में लग चुका था। रतन, तनु और राशि ने घर को संवारने का जिम्मा उठा रखा था, तो पुष्पा जी किचन में लग चुकी थी। प्रेम जी को बार बार बाजार भागना पड़ रहा था। पुष्पा जी रह रहकर कोई न कोई सामान की कमी बताकर उन्हें भेज दे रही थी। ए जी, काजू किशमिश तनी कम लग रहा है, खीर अच्छा नहीं लगेगा, तनी ले आइए। ए जी, हम नल वाला पानी पीते हैं, बाकी पंडित जी लोग के लिए बोतल वाला पानी ले आइए। चाय 2-3 बार बनेगा, 2 पैकेट दूध भी ला दीजिए। सुनिए, मिठाई एकदम अच्छा लेके आइएगा। राम मंदिर का बाजार में ना मिले तो सेक्टर 4 में चले जाइए। सुनिए, अच्छा नमकीन भी ले लीजिएगा। हम पनीर का पकौड़ा बना रही हैं, बाकी तनी कुछ और रहेगा तो वैरायटी रहेगी। पुष्पा जी के निर्देशों का पालन करते हुए आज प्रेम जी के चेहरे पर चमक और स्फूर्ति बनी हुई थी। उन्हें ज्ञात था कि भार्गव परिवार हैसियत में उनसे कहीं ऊपर हैं, फिर भी अपनी तरफ से वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। रतन पड़ोसियों के घर से कुछ कुर्सियाँ मांग लाई थी। पुष्पा जी ने नई क्रॉकरी सेट निकालकर अच्छे से चमका दिया था। पुष्पा जी किचन से निकली और रतन से बोली, ए बापू, पापा का एक जोड़ी कपड़ा अच्छे से आयरन कर दोगी तनी, हम धोबी को देना भूल गए थे। सुनो, बुआ जी का भी कोनो अच्छी साड़ी निकाल देना, वो भी बुजुर्ग हैं, उनका रहना भी अच्छा लगेगा। बुआ जी ने अपनी जगह पर बैठे हुए पुष्पा जी की बातें सुनी तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। इतना सब होने के बाद ये परिवार उनकी परवाह करता है और उचित मान सम्मान भी देता है। कहीं न कहीं बुआ जी को अपनी पिछली कर्मों का पछतावा भी था। इन सब के बीच श्री अपने कमरे में बैठी कुछ सोच में गुम थी। सभी तैयारियों के बीच में पुष्पा जी को भी श्री का ख्याल आया। वो कमरे से बाहर निकली ही नहीं थी। अपने आंचल से अपने हाथ पोंछते हुए वो कमरे में दाखिल हुई। श्री कमरे में इधर उधर चहलकदमी करती हुई दिखाई दी। पुष्पा जी को उसकी हालत अच्छी तरह समझ में आ रही थी। का बाबू, ये कमरा में इधर उधर काहे चक्कर लगा रही हो? बाहर आओ, तनी मदद कर दो। देख लो सब ठीक ठाक तो है ना? आखिर तुम्हारा ससुराल का लोग आ रहा है, तुमको तो दौड़ दौड़ के काम करवाना चाहिए, और तुम हो कि कमरा में घुसी हुई हो। पुष्पा जी ने मजाकिया लहजे में कहा। श्री ने इन बातों को अनसुना कर दिया और पुष्पा जी से लिपट गई। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। पुष्पा जी उसका सर सहलाने लगी। हम समझ सकते हैं बापू, ऐसा होता है। जब तुम्हारे पापा हमको देखने आए थे तब हम डर से थर थर काँप रहे थे। चाय लेके जा रहे थे तो छलक गया था, हम वो ज़्यादा डर गए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ था मम्मी? ये सब बाद में बताएंगे, अभी तुम बताओ, हमको काहे डर लग रहा है? तुम तो परिवार को भी जानती हो और अपना होने वाला दुल्हा को भी, फिर काहे डर रही हो? हम तो कुछ नहीं जानते थे, इसीलिए डरे थे। जानती तो हूँ उन्हें, लेकिन वो कभी ऐसे हमारे घर नहीं आए और कभी ऐसे बात भी तो नहीं हुई। तुम इतना मत सोचो बाबू, तुम अपना चेहरा देखो तनी, कैसे मुरझाया हुआ लग रहा है। अपना ससुराल वाला लोग के सामने ऐसे जाओगी तो का कहेगा सब? चलो अच्छा से तैयार हो जाओ और वही साड़ी पहनना जो हम कहे थे। मम्मी, साड़ी पहनना ज़रूरी है क्या? हाँ, एकदम ज़रूरी है। वो लोग कोनो लड़की देखने नहीं, अपना होने वाली बहू को देखने आ रहे हैं। तो तुम भी एक अच्छी बहू का रूप में सामने जाओ कि नहीं? श्री ने सर हिला दिया। मम्मी, श्री ने पुकारा तो पुष्पा जी ने कहा, अभी फुर्सत नहीं है हमको कि तुम्हारे साथ बैठकर गप्पे करें। तुम अकेले में घबरा रही हो तो चलो बाहर, सोफा का कवर बदल लो और नया कुशन का कवर भी लगा दो। रतन कुर्सी लेके आई है, चलो ठीक से लगा दो। श्री तो किसी और बात से घबराई हुई थी। उसने पुष्पा जी का आंचल पकड़कर उन्हें रोक लिया और आंखें बंद करके जल्दी से बोली,
मम्मी, मैंने आपसे एक बात छुपाई है। उस दिन मैं सुबह सुबह पंडित जी के घर गई थी। पुष्पा जी हैरानी से श्री को देखने लगी तो श्री घबराते हुए एक सांस में सारी बातें बोल गई। पुष्पा जी सर पकड़कर बिस्तर पर बैठ गई। वो नाराज होते हुए बोली, हे भगवान, तुम पगला गई दिखा श्री। तुमको क्या जरूरत था वहाँ जाकर ये सब बात करने का? जरूरी था तो हम तुम्हारा पापा जाते ना, तुम काहे गई? काहे वो लोग की लड़की मन मर्जी करने वाली है? कौन लड़की अपना शादी कर लिए अपना ससुराल वाला लोग के सामने जाके शर्त रखती है? श्री पुष्पा जी की बातें सुनकर और घबरा गई। उसने उसे शादी टूटने का डर नहीं था, उसे इस बात का डर था कि भार्गव परिवार में से किसी ने उस दिन का जिक्र कर दिया तो पुष्पा और प्रेम जी को तकलीफ होगा। पुष्पा जी ने खुद को शांत किया और बोली, जो करना था तुमको वो कर ली, अभी सोचने का टाइम नहीं है। अभी मेहमान लोग का स्वागत का तैयारी देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तुम घबराओ मत, कोई कुछ होगा तो हम संभाल लेंगे। श्री को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। तभी रतन, तनु और राशि कमरे में आ धमकी। मम्मी, आप लोग बैठकर बातें कर रही हैं, कितना काम पड़ा है अभी? राशि ने कहा। दी, आप तैयार भी नहीं हुई, अब जल्दी से तैयार हो जाइए, फिर बाकी बातें होंगी, रतन ने कहा। तनु ने पुष्पा जी को दरवाजे तक छोड़कर कमरा अंदर से बंद कर दिया। पुष्पा जी ने अपने दिमाग से चिंता को निकालकर बाहर किया और अपने काम में लग गई। उस मोहल्ले में बड़ी बड़ी 3-4 गाड़ियां आकर रुकी तो कौतूहलवश सभी पड़ोसी ताक झांक करने लगे। सभी जानना चाहते थे कि इतनी बड़ी गाड़ियों में कौन लोग किसके घर पर पधारे हैं। तभी प्रेम जी ने अपने घर का दरवाज़ा खोला और हाथ जोड़ते हुए उस ओर बढ़े। प्रेम जी ने आगे बढ़कर सत्यप्रकाश जी के पैर छू लिए तो उन्होंने उनके सर पर हाथ फिरा दिया। प्रेम जी के हाव भाव से पता चल रहा था कि आज वो कितने खुश हैं। प्रेम जी सादर सहित पूरे भार्गव परिवार को अपने घर तक ले आए। पुष्पा जी ने सावित्री भार्गव के पैर छूकर आशीर्वाद दिया और हाथ जोड़कर सभी को भीतर ले आई। बुआ जी ने भी गर्मजोशी के साथ सबका स्वागत किया। रतन, तनु और राशि ने भी सबके पैर छुए और आशीर्वाद दिया। तभी संजय अपने साथ शगुन का सामान और मिठाइयाँ लेकर अंदर आया, जिसे रखवाने में रतन उनकी मदद करने लगी। पुष्पा जी ने रतन को अपनी मदद करने के लिए बुलवा लिया। तनु और राशि मिलकर संजय की मदद करने लगी। राशि ने हर गाड़ी में झांक कर देखा तो बोली, युवराज सर नहीं आए? संजय हंस पड़ा, नहीं, पंडित नहीं आया। अब ये बात तो अच्छी नहीं लगेगी ना कि अपने रिश्ते की बात करने वो स्वयं चला आए। लेकिन सर भी आते तो अच्छा होता। अब आप दोनों उसे सर नहीं जीजा जी का संबोधन देने का अभ्यास कर लीजिए। घर के भीतर जगह कम पड़ रही थी, इसीलिए संजय, राशि और तनु कुछ देर बाहरी बगीचे में बैठ गए। मिशा भी बाहर आकर उनके साथ ही बैठ गई। रतन और पुष्पा जी सभी मेहमानों के सत्कार में लगी थी। भार्गव परिवार के व्यवहार ने पुष्पा जी के दिल को हीनता के भाव को खत्म कर दिया था। अलका भार्गव अपनी सहजता के साथ वहीं सबके साथ बैठी थी। चाय नाश्ते के बाद सावित्री जी ने श्री को बुलाने का आग्रह किया तो रतन कमरे की तरफ बढ़ गई। लाल साड़ी में लिपटी सकुचाई से श्री बाहर आई। सभी की नजरें उस तरफ घूम गई। राशि, तनु, मिशा और संजीश भी श्री के पीछे आकर खड़े हो गए। श्री जैसे ही सामने आई, पूरे भार्गव परिवार के साथ यादव परिवार की नजरें भी श्री की तरफ घूम गई। ये वक्त ही ऐसा था कि श्री नजरें झुकाए धीमे कदमों से आगे बढ़ी। तभी पुष्पा जी ने आगे बढ़कर श्री के कंधे थामते हुए कहा, सबके पैर छू बाबू। श्री ने सर हिलाया और अपना आंचल संभालते हुए सत्यप्रकाश भार्गव के पैर छू लिए। सौभाग्यवती भव। सत्यप्रकाश जी ने आशीर्वाद दिया। सावित्री जी ने भी उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। आपके युवराज की जोड़ी हमेशा बनी रहे। श्री के चेहरे पर लाली पसर गई। उसने सभी बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। थोड़ी ही देर बाद शालिनी भार्गव ने श्री को अपने पास बिठा लिया और उसके आंचल में शगुन का सामान, फल, मिठाइयाँ, कपड़े देकर उसके माथे पर तिलक लगा दिया। पुष्पा जी और प्रेम जी नम आंखों के साथ सारी प्रक्रिया देखते रहे। एक एक कर सभी सदस्यों ने श्री को आशीर्वाद दिया और उसे युवराज के जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लिया। 2 दिन बाद यादव परिवार भी युवराज के तिलक की रस्म करने आने वाला था। रस्में निभाने के बाद भार्गव परिवार अब यादव परिवार से विदा लेना चाहता था, लेकिन यादव परिवार उन्हें भोजन के लिए रोकना चाहता था। सावित्री जी ने आगे बढ़कर कहा, पुष्पा जी की दुविधा दूर कर दी। आपके अनुरोध का सम्मान करते हैं हम पुष्पा जी, लेकिन विश्वास करिए, चाय और नाश्ते से हमारा पेट भर चुका है और फिर हमारी उम्र हो चुकी है। भोजन के मामले में बहुत सोच विचार करना पड़ता है हमें। पुष्पा जी ने सर हिला दिया। वैसे भी पुष्पा जी को कोई शिकायत नहीं थी। पुष्पा जी के हाथ के बने पकौड़े और नमकीन का मज़ा पूरे परिवार ने लिया। इस बात से पुष्पा जी संतुष्ट थी। फिर भी पुष्पा जी ने आग्रह कर संजय और मिशा को भोजन के लिए रोक लिया। आज यादव परिवार बहुत खुश था। पुष्पा जी ने पड़ोसियों में मिठाइयाँ बांटकर श्री के रिश्ते की सूचना दी। जो पड़ोसी यादव परिवार में इतने मेहमान देखकर हलकान हो रहे थे, वो श्री के रिश्ते के बारे में सुनकर अचंभे में थे। ए चाचा जी, हमारे श्री का तिलक हो गया? आप लोग तो देखे ना, पंडित जी लोग के यहाँ रिश्ता तय हुआ है श्री का।
हम तो रिया लेके भी खोजते ना, तभी इतना अच्छा घर दुआर नहीं मिलता। भगवान श्री के लिए इतना बढ़िया सोच के रखे थे, हमारा तो सारा चिंता दूर कर दिए। पुष्पा जी उत्साहित होकर सभी को बताए जा रही थी। तय समय में प्रेम जी अपने कुछ शुभचिंतकों श्री के अलावा तीनों बेटियों के साथ भार्गव निवास पधार कर युवराज का तिलक कराए। युवराज बहुत खुश था, साथ ही दोनों परिवार भी। जल्द ही भार्गव परिवार और यादव परिवार की प्रतीक्षा खत्म हुई और युवराज और श्री के विवाह का दिन आ गया। महंत जी ने युवराज और श्री को सातों वचनों का अर्थ समझाते हुए विवाह की पवित्रता के बारे में बताया। पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर युवराज और श्री जन्म जन्मांतर के लिए एक दूसरे के जीवन साथी बन गए। श्री की विदाई की घड़ी आ चुकी थी। पुष्पा जी ने श्री के आंचल में खोइंचा बांधा और साथ ही वो सीख दी जो हर माँ अपनी बेटी को विदाई के समय देती है। बाबू, आज से तुम उस घर की हुई। अपना पति का मान सम्मान बना कर रखना, अपना से बड़ा लोग का हमेशा इज्जत करना, अपने से छोटों का हमेशा प्यार देना। पुष्पा जी फूट फूट कर रो पड़ी थी। उनके साथ ही रतन, तनु और राशि भी अपने आंसू संभाल नहीं पाई। श्री ने अपनी बाहें फैलाकर अपनी बहन और पुष्पा जी को गले लगा लिया। संसार में सदियों से चले आ रही परंपरा का निर्वाह हर माता पिता जाने कैसे कर पाते हैं, कैसे वो अपने दिल का टुकड़ा यूँ विदा कर देते हैं। इस बिछोह का दुख शब्दों में बयां कर पाना संभव होता है। जाने कैसे दिल को पत्थर बना के अपनी बेटी किसी और को सौंप देनी पड़ती है। प्रेम जी और पुष्पा जी ने श्री को किसी तरह गाड़ी में बिठाया। युवराज ने प्रेम और पुष्पा जी के पैर छू लिए तो प्रेम जी ने हाथ जोड़ लिए। हमारी श्री का ख्याल रखिएगा। इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं कह पाए। युवराज ने प्रेम जी से के जुड़े हाथ थाम कर कहा, मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। श्री विदा होकर भार्गव निवास आ गई। युवराज की बेताबी और प्रतीक्षा सफल हुई। आखिरकार युवराज ने अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत की। युवराज जिसे जाने कब से इस घड़ी की प्रतीक्षा थी, आज इस घड़ी के आ जाने पर वो अपने कमरे में जाने से झिझक रहा था। संजय जो जाने कितनी देर से उसे कमरे में भेजने का प्रयास कर रहा था, अब वो भी झल्ला उठा था। पंडित बे, अब तुम हमारे धैर्य की प्रतीक्षा ले रहे हो। आधी रात बीत चुकी है और तुम हमारे साथ बैठे हो। भाभी के बारे में तो सोचो, वह कब से तुम्हारी राह देख रही होंगी। संजू रहा तो मैं भी कब से देख रहा था, पर जाने क्यों इस समय घबराहट हो रही है मुझे। युवराज ने कहा तो संजय ने अपने सर पर हाथ मार दिया। पंडित, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अभी के अभी अपने कमरे में जाओ, वरना। संजय ने अपने पैर की जूती निकाली और गुस्से में युवराज की तरफ बढ़ा। वरना यह जूती अब तुम्हारे सर पर पड़ेगी। युवराज ने आंखें बंद करके देखा तो संजय ने अपने हाथ में पकड़ी जूती दिखा दी और धक्के मारता हुआ कमरे तक ले गया। अंदर श्री को दरवाजे पर कुछ आहट महसूस हुई तो वो सिमट कर बैठ गई। संजय ने दरवाजे पर जाकर जोर से युवराज को धक्का दिया कि वो कमरे के भीतर गिरते गिरते बचा। श्री उसे ऐसे देखकर घबराते हुए बिस्तर से उठकर दूसरी तरफ भागी। पंडित जी, आप ठीक तो हैं? उसने परेशान होते हुए पूछा। युवराज की नज़रें दरवाजे की तरफ थी, जहाँ संजय उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। युवराज ने श्री को मुड़ कर देखा, जिसकी आंखों में चिंता थी। वो कुछ पल समझ ही नहीं पाई कि अचानक से क्या हुआ, लेकिन श्री को सामने खड़ा देख उसे होश आया। लाल रंग के लहंगे में लिपटी हुई श्री सच में आसमान से उतरी कोई अप्सरा नजर आ रही थी। युवराज को खोया हुआ देख श्री ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो युवराज को होश आया। युवराज ने श्री का हाथ थाम लिया तो श्री सकुचा गई। युवराज की सम्मोहित करती आंखें और चंदन की खुशबू श्री को मदहोश करने लगी। युवराज ने सर झुकाकर श्री के कानों के पास आकर धीरे से कहा, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। बहुत घबराहट हो रही है, रक्तचाप बढ़ा हुआ प्रतीत हो रहा है, हृदय की गति भी नियंत्रण में नहीं है। श्री घबरा गई। मैं किसी को बुलाकर लाती हूँ। श्री युवराज को देखते हुए बोली, इसे आप स्वयं ठीक कर सकती हैं, किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं। मैं कैसे? आप मेरे गले लगकर मेरा उपचार कर दें, मैं पूर्णतः स्वस्थ हो जाऊंगा। युवराज ने शरारत से कहा तो श्री हैरानी से उसे देखने लगी। युवराज ने खींचकर उसे गले लगा लिया। श्री भी युवराज की बाहों में सिमटती चली गई। खिड़की से बाहर चांद हल्की रोशनी फैलाते हुए युवराज और श्रद्धा के प्रेम का साक्षी बन गया। इधर दरवाजे के बाहर खड़ा संजय मुस्कुराते हुए बोला, पंडित बेताबी तेरे इश्क की और घड़ी तेरे इंतज़ार की आज ख़त्म हुई, और इसी के साथ हमारी ये कहानी बेताबी तेरे इश्क की आज समाप्त हुई। फिर से लौटेंगे एक नई मज़ेदार कहानी के साथ। अगली कहानी में किरदार कौन से चाहिए बता दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।